हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन लाइनर पीवाईक्यू की एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज फिर से भारत का भूगोल की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर इतिहास के सारे एमसीक्यू पीवाईक्यू जो है वन लाइनर के रूप में जितने भी पीवाईक्यू थे उनको डिस्कस कर लिए हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास के हो या मध्यकालीन इतिहास को या आधुनिक इतिहास को। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे भारत की भूगोल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब पीसीएस आयोग के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके पीवाईक्यू हैं। तो आप इसको ज़रूर करिएगा। यहाँ से आपके जितने भी सवाल बने हैं पीवाईक्यू के वो सब डिस्कस हो जाएंगे। और यहाँ आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का जितना भी या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग हमारी क्लास से बने रहिएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति, सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो जियोग्राफिकल सिचुएशन की बात करेंगे तो वह राज्य सीमा जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। जी हाँ, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मेघालय, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत के राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। तो जी हाँ, भारत के कितने राज्य भारत की तटरेखा पर स्थित हैं। भारत के 9 राज्य जो टोटल हैं ये तटरेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हम त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। इसमें 3 राज्य दिए हैं, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उसके साथ साथ आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मिजोरम, छत्तीसगढ़ और गुजरात से होकर गुजरती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का कितना होता है। तो दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसे आप लोग याद रखें। तो यहाँ हमने देख लिया कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जनवरी में, लेकिन दार्जिलिंग का कितना होता है। तो दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र आता है भारत के अंतर्गत। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्रदेश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है तो श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रदेश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है तो श्रीलंका है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला देखेंगे वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है। तो ये कोलकाता में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है कहाँ है। तो ये कोलकाता के समीप है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारत का महानगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो ये उदयपुर त्रिपुरा है। जी हाँ, उदयपुर त्रिपुरा जो है भारत का ऐसा नगर है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। तो ये गांधीनगर है। जी हाँ, कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर नगर की बात करें तो यहाँ पर गांधीनगर है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो मणिपुर है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 है। 8 प्रदेशों से होकर जो है भारतीय कर्क रेखा गुजरती है, जो कि आप लोग जानते हैं। उसका एक सूत्र है मित्र पर गमछा झार। इसी में आपके सारे प्रदेश आ जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा का मिलन मध्य प्रदेश में होता है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा क्या कहलाती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी जो है ये हमारी भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा है, जो कि समय का जो है हमारा जो समय का मापन इसी के आधार पर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यदि भारत का मानक समय यामोत्तर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो यदि भारत का मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का स्थानीय समय 2:30 होगा, लगभग 2:30 बजेगा। तो यहाँ आप जैसे कि जानते हैं कि 82.5 डिग्री हमारा जो है मध्याह्न है, वहाँ पर 82.5 डिग्री जब होता है तो 12 बजते हैं। तो 120 डिग्री हो जाएगा तो आपको लगभग 2.5 घंटे आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2:30 हो जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन है। तो मिर्ज़ापुर है। जहाँ यहीं मिर्ज़ापुर के नैनी से ही आपकी यामोत्तर रेखा गुजरती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारत मानक समय लिया जाता है प्रयागराज नैनी से। जी हाँ, प्रयागराज नैनी से ही यहाँ जो है गुजरती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन बनाता है। तो 8 डिग्री चैनल बनाता है। जी हाँ, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल बनाती है। अगला देखेंगे
9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। तो 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री आपने अंडमान निकोबार देखा, और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। अगला देखेंगे, यदि अरुणाचल प्रदेश के त्रिप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो यह लगभग प्रातः 7 बजे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 2 घंटे का फ़र्क होता है। जैसा कि आपको मैंने कल बताया भी था कि 2 घंटे का फ़र्क इसमें क्यों होता है, क्योंकि यह देशांतरीय अक्षांश की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर इसका जो भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 अक्षांश है, तो यहाँ पर 30 कुल मिलाकर 120 मिनट लग जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर 2 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ 2 घंटे का अंतराल रहता है पूर्व से पश्चिम की तरफ। अगला देखेंगे भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत ने नई सहस्त्र शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो 92 पूर्वी। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। जी हाँ, भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? तो उज्जैन को कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, रेड क्लिफ लाइन सीमा किसे निर्धारित करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को रेड क्लिफ लाइन रेखा निर्धारित करती है। डूरन लाइन रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ निर्धारित करती है। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी श्रीनगर को। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी किसे? श्रीनगर को। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? तो 7 AM होगा। जी हाँ, यहाँ पर 2 घंटे का समय होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का प्राचीनतम समय क्या है? तो दक्कन का पठार। प्राचीनतम भाग क्या है? दक्कन का पठार। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम राज्य उसके संघ राज्य क्षेत्र के बारे में देखेंगे। द स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरीज। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है तो गुजरात है। जी हाँ, आप लोग इसे जानते होंगे, लगभग 1600 किलोमीटर के लगभग इसके तटरेखा पड़ती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या के आधार पर दिल्ली है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर दिल्ली में पाई जाती है। सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ हमारे उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास स्थित है। अगला देखेंगे, भारत के केंद्रशासित प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? तो लद्दाख है। भारत के केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा लद्दाख है, और सबसे कम की बात करें तो गोवा हमारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो भारत में केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा लद्दाख है, जो कि 69,146 किलोमीटर की पूरी जो है क्षेत्रफल इसका है, लद्दाख का। अगला देखेंगे, उत्तर पूर्व की 7 बहनों में परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई थी सिक्किम। जी हाँ, उत्तर पूर्व की जो 7 बहनें कही जाती हैं, 7 सिस्टर्स जिन्हें नाम जाता है, लेकिन 8वीं के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो सिक्किम को शामिल किया गया था। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है तो त्रिपुरा राज्य है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह शहर जो भारत की किसी राज्य की राजधानी नहीं है, गुवाहाटी। यहाँ वह शहर जो भारत की किसी राज्य की राजधानी नहीं है कौन है? तो गुवाहाटी है। इसे आप लोग याद रखेंगे। मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। भारत के वे राज्य संघ जो पंजाब पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं तो पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ये 4 राज्य हैं जो हमारे भारत पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का वह राज्य जिसने 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं तो त्रिपुरा। जी हाँ, बांग्लादेश जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए है। अगला देखेंगे, वह राज्य जिसे सीमा बांग्लादेश म्यांमार से लगी हुई है तो मिजोरम का राज्य है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हमें जाना है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ऊपर हो जाएगा, फिर नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम ब्लू फ्लैग कुछ सही सुमेलित करना है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट है और उनकी अवस्थिति है, उनके बारे में देखेंगे। तो घोघला जो है हमारा द्वीप पे है। कासरकोट की बात करेंगे तो कर्नाटक में है। कप्पड़ की बात करेंगे तो केरल में है। ऋषिकोंडा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर एक बार और इस पर देख लीजिए। घोघला ब्लू फ्लैग प्रमाणन कहाँ पे है? तो हमारे द्वीप पे है, दमन द्वीप। कासरकोट की बात करें तो कर्नाटक में है। कप्पड़ की बात करें तो केरल में है। ऋषिकोंडा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार 73 से 12 समुद्री मील तक। जी हाँ, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र विस्तार कितना हुआ है? 73 से 12 समुद्री मील तक होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का वह राज्य जिसने कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। फिर से यहाँ पर हमको सही सुमेलित करना है। तो चंडीगढ़ जो है प्रशासनिक नगर है। शांति निकेतन जो है शैक्षिक नगर, धनबाद खनन नगर और आबू जो है पर्यटन नगर कहलाता है। जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम पर्वतीय पठारी और मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे, माउंटेन प्लेटू और प्लेन एरिया की बात करेंगे।
तो सबसे पहले देखेंगे पर्वत और पहाड़। इसमें हम पहला सूची सम्मेलन के रूप में देखेंगे दर्रा है एक तरफ के शासित प्रदेश है जहाँ पर स्थित है। तो देवसा दर्रा जो हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड में है। चांगला की बात करेंगे तो लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये सब हमारे एग्जाम में 100% सवाल बनते ही बनते हैं। सबसे फिर से देखेंगे एक बार, देवसा हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, चांगला लद्दाख, बनिहाल जम्मू कश्मीर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। डोडा बेट्टा चोटी जो है पहाड़ी की श्रृंखला पर स्थित है। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। जी हाँ, डोडा बेट्टा जो कि आप लोग जानते हैं कि जो है दक्षिणी इसकी जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। डोडा बेट्टा जो है सबसे छोटी पहाड़ी जो कहाँ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। उत्तराखंड के बागेश्वर जल में किस जिले में स्थित है, तो हिमालय में त्रिशूल शिखर। जी हाँ, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में क्या स्थित है, तो हिमालय में त्रिशूल शिखर। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला फिर देखेंगे यहाँ पर कुछ मिलान है। फिर से एक तरफ पहाड़ी और पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ भारतीय राज्यों में स्थिति। तो बटेश्वर पहाड़ी जो है भागलपुर बिहार में है। बिलारी श्रृंखला जो है कर्नाटक में है। चिन श्रृंखला जो है मणिपुर में है। घोसी पहाड़ी की बात करेंगे, घोसी पहाड़ी तो महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, एक तरफ भारत के राज्य है, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। राजस्थान की बात करेंगे तो गुरु शिखर चोटी। नागालैंड की बात करेंगे तो सारामती। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो धूपगढ़ चोटी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार यहाँ से एग्जाम में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अगला देखेंगे, गुरला मंदाता शिखर कहाँ स्थित है, तो हिमालय पर स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है, तो इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ है, जो कि भारत की दक्षिणी सबसे पहाड़ी श्रृंखला है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। यहाँ ये जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो पीर पंजाल है। भारत में खनिज भंडार के रूप में किसे जाना जाता है, तो धारवाड़ क्रम को जाना जाता है। जी हाँ। या अगला देखेंगे कि यह एक भंसोत पर्वत है जिसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा हुआ पठार और इसका उत्तरी खंड लावा विशाल से आच्छादित है। एक कथन संबंधित है पश्चिमी घाट से। तो यहाँ हमने देख लिया कि एक भंसोत पर्वत है और इसका पूर्वी ढाल जो है क्रमशः नीचा होता है और नीचा होता हुआ पठार है। उसका उत्तरी खंड लावा विशाल से आच्छादित है। यह कथन किससे संबंधित है, तो पश्चिमी घाट से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे। कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है। अक्साई चीन किसका भाग है, तो लद्दाख पठार का भाग है। इसे आप लोग याद रखेंगे। हिमालय पर्यायवाची किसका है, तो महान हिमालय का। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है उन्हें क्या कहा जाता है, धौलाधर और पीर पंजाल। जी हाँ, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य जो है कुल्लू घाटी स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, उत्तर प्रदेशी हिमाचल तो नंदा देवी। जी हाँ, उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो यह नंदा देवी है। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को मनाती है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ होती हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि वह पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को मिलाती हैं, तो ये कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पर है, जहाँ पर डोडा बेट्टा सबसे ऊँची चोटी सी है। कार्डमम पहाड़ियाँ किसकी सीमाओं पर स्थित हैं, तो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। जी हाँ। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊँची चोटी अनाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। लघु हिमकाल किसे माना गया है, तो 1650 से 1870 तक। ये लघु हिमकाल इसे माना गया है 1650 से 1870 तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक है। जी हाँ, सैंडल पीक जो है सबसे ऊंचाई चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल। इसे आप लोग याद रखेंगे कि कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों की स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य हमारी कुल्लू घाटी अवस्थित है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक कहलाती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। धौलाधर पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं, तो लघु हिमालय। जी हाँ, धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं, तो ये लघु हिमालय में स्थित हैं। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य क्या स्थित है, तो सतपुरा की पहाड़ियाँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सतपुरा की पहाड़ियाँ स्थित होती है, जो कि नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित हैं। अब यहाँ पर हम एक तरफ सूची राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ सबसे ऊँची चोटी दी गई है। तो केरल की सबसे ऊँची चोटी की बात करेंगे। जी हाँ, केरल की सबसे ऊँची चोटी अनाईमुड़ी। नागालैंड की बात करेंगे तो सारामती। उत्तराखंड की बात करेंगे तो नंदा देवी। और तमिलनाडु की बात करेंगे तो डोडा बेट्टा। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर फिर सुमेलित किया गया है। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं और एक तरफ उसके राज्य हैं। तो नोकरेक जो है, नोकरेक हमारा मेघालय में। अगस्त्यमलाई जो है केरल में। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। और दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। मैकाल रेंज की बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है लेह। जी हाँ, जास्कर और लद्दाख के मध्य क्या अवस्थित है, तो लेह अवस्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर दंडकारन अवस्थित है। पठारी क्षेत्र की बात करें तो दंडकारन कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य स्थित है दंडकारन।
दंडकारण्य कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय खंड का पठार है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थल, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी किया करें। कल हम फिर अपवाह तंत्र के बारे में क्लास शुरू करेंगे, अपवाह तंत्र से एक नई क्लास में फिर आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।